कुछ बुनियादी बातें ईसा नसर के हवाले से आप सुन लें ताकि साले दोम के पेपर में आपको ये बातें काम आए। सबसे पहले तो बात हमारे जहन में होनी चाहिए, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि मैट्रिक के बाद बिलखुसूस इंटरमीडिएट का सिलेबस, उससे पहले भी इस बात का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट में हमारे सिलेबस को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक ईसा नसर होता है, ईसा नसर में अस्बाक होते हैं। एक हिस्सा नज्म होता है जिसमें नज़में शामिल होती हैं। एक पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है गज़ल का। और चौथा जो हिस्सा होता है जिससे पेपर बनता है उसको कहते हैं कवायद व इंशा। उसके अलावा हिस्सा इंशा से मुराद है इंशाई से दरखास्त है, आप बीती एक ही पोर्शन शुमार होता है, लेकिन उसके 2 हिस्से। तो सिलेबस में सबसे ज्यादा इन 4 चीजों में सबसे ज्यादा जो नंबर आते हैं वो हिस्सा नसर के आते हैं। इसलिए पहले मरहले में हिस्सा नसर को आप तैयार कर लें, और वैसे भी इस वीक में आपका, इस हफ्ते में हिस्सा नसर के ही हवाले से है। याद रखें जो सबक आप पढ़े, आपके जहन में सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि ये जो सबक हम पढ़ रहे हैं सिन्फ नसर के एतबार से क्या है। अफसाना है, नावल है, ड्रामा है, सफरनामा है, मजमून है, आका है। तो सबसे पहले तो आप अपनी फहरिस्त निकालें जिसमें अस्बाक के नाम लिखें। उनके साथ साथ आप उन अस्बाक का मौजू लिख दें ताकि आपको ये बात पता हो कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, ये अफसाना है, नावल है, कोई ड्रामा है, कोई सफरनामा है, कोई खाका है, मजमून है। अब मजमून अगर आता है तो मजमून की भी अकसाम हो सकती हैं, जो यहाँ तो आपको हो सकता है कि ना पूछें, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये तारीखी मजमून है, मिजाइया मजमून है, तनकीदी मजमून है, या आप ये कह सकते हैं साइंसी मजमून है। हमारे पास जो अस्बाक हैं उनमें जैसे मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम है आपका पहला सबक, तो ये सिनफ नसर के एतबार से एक मजमून है जो शिबली नुमानी की जो किताब है उससे लिया गया है। तो जिसमें मुसलमानों की मजमून की जो मुसलमानों का तरीक़े तदरीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद से लेकर और आज तक किस तरह रहा है, उन्होंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये उनके मकालात शिबली जो किताब है वहां से लिया गया है। लेकिन अब हमें ये बात मालूम है कि मुसलमानों के कदीम तर्ज तालीम सिनफ नसर के एतबार से मजमून है। ऐसे ही सुकरात है, सुकरात भी मजमून है, सवानी मजमून है। सवानी मजमून का मतलब होता है जिसमें किसी इंसान की जिंदगी के बारे में, उसकी जिंदगी के वाकयात का जिक्र किया जाए। तो मजमून ये है, लेकिन ये सवानी मजमून है, वो तारीखी मजमून है जिसमें तारीखी हवालों से बताया गया कि इस सन में क्या क्या था। फाका में रोजा ख्वाजा हसन निज़ामी का है, तो इस पर बाज लोगों ने राय में इख्तलाफ किया कि ये अफसाना है और बाद ने कहा नहीं ये कहानी है।
चूँकि किताब जिससे ये माखूज़ है उसमें भी इसका ज़िक्र मौजूद है, जिसमें गदर के बाद 1857 के बाद जो हालात थे और जो मुगलिया ख़ानदान के कले में रहने वाले शहज़ादियाँ थी या ख़वातीन थी, उनका ज़िक्र है। चूँकि किताब का नाम है जिससे ये लिया गया बेगमात के आंसू, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 1857 के गदर की कहानियाँ, इसलिए इसको कहानी शुमार करेंगे। बेगमात के आंसू से लिया गया किताब, तो सिनफ नसर के एतबार से ये कहानी शुमार होगी। ये सबक फाका में रोजा, फिर वतीयत की तरफ भी मजमून है। अल मुख्तसर जैसे मंजूर आपका आपने पढ़ा है, कतबा पढ़ा है, तो ये कतबा अफसाना है, मंजूर भी अफसाना है, माए भी अफसाना है, सियाफाम भी अफसाना है, मोहसन मोहल्ला भी अफसाना है, कंडक्टर भी अफसाना है। एक वसीयत की तामील, ये खाका है, शख्सी खाका इसको कहते हैं, है मजमून, लेकिन उसमें अगर ऑप्शन में ये खाका लिखा है तो आपने खाके को तरजीह देनी है। खाका का मतलब है स्केच, किसी इंसान के बारे में ऐसी तहरीर लिखना जिससे आपकी मुलाकात हुई हो। अब सुकरात के बारे में भी तहरीर लिखी है मेहदी अफादी ने, लेकिन उसकी जिंदगी के वाकयात लिखे हैं, लेकिन किताबों के हवाले से, खुद उस मुलाकात नहीं है। तो खाका उस बंदे का लिखा जाता है जिससे मुलाकातें हों, एक से ज्यादा मुलाकातें हों, उसको शख्सियत को देखा हो, उसका उलिया बयान करते हैं, उसमें उसके आदात बयान करते हैं, और 2 3 4 पेज का वो मजमून होता है जिसमें उसकी शख्सियत जैसे हमारे नजरों के सामने आ जाएगी, किस तरह का वो बंदा था, मिजाइया था, संजीदा था, पढ़ा लिखा था, तकरीर उसकी कैसी थी, तहरीर कैसी थी, यानी कि एक मुकम्मल शख्सियत उसकी हमारी नजरों के सामने आ जाए। तो कंडक्टर जो सबक है, सॉरी इसकी बात मैं कर रहा था, एक वसीयत की तामील फरदुल्ला बेग, ये शख्सी खाका है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल और ये ताहिर लाहौती, मरीदपुर का पीर, हाजी औरंगजेब खान, ये जितने भी हैं आखिरी 13 से लेकर 17 तक, ये सारे शख्सी खाके जिसमें उन शख्सियात के बारे में लिखा है। तो आप हमारे, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस साले दोम की किताब में नावल कोई भी नहीं है। फर्स्ट ईयर में नावल है जैसे आंगन है, उसका यानी कि हिस्सा शामिल है। तो मज़ामीन है पूरी फर्स्ट साले दोम की किताब में, उर्दू की साले दोम फेडरल बोर्ड की किताब में मजमून है। दूसरा पोर्शन अफसानों का है और तीसरा पोर्शन शख्सी खाकों का है। ये 3 चीजें यहाँ पर शामिल हैं। बाकी जो मज़ामीन है, जो शोहरत आम बकाए दवाम का दरबार, ये भी मजमून है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। चंद रोज एक रोड रूलर के साथ, ये इंशाइया आप इसको कह सकते हैं। तो ये एक चीज इसमें इंशाइया शामिल है। तो एक लतीफ पैराए में कोई बात समझाना जिसमें अपनी ऑब्जर्वेशन भी शामिल हो, तो ये इसमें कोई खास कोई एक वाकया ना हो, बल्कि एक अल्फाज की समझे के दनक हो, तो ये एक इंशाइया बीच में शामिल है। तो ओवरऑल मैंने आपकी किताब के जितने भी अस्पाक थे उनके बारे में एक राय अपनी दी है। बाकी इसमें से रिड्यूस सिलेबस हुआ है, आधे मजमून, आधे अफसाने, आधे खाके नहीं आएंगे। वो तफसील आप अपने सिलेबस में लाजमी देख लीजिएगा। अब हिस्सा नसर है, इसकी तैयारी का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो आप इसकी मारूजी तैयार करें, ऑब्जेक्टिव MCQs। फेडरल बोर्ड का जो पैटर्न है वो आप ये समझें कि हर लाइन MCQ बन सकती है और हर पैराग्राफ किसी सवाल उसमें से आ सकता है। यानी कि मश्क के सवाल जरूरी नहीं है आए, कहीं से भी सवाल आ सकता है। लिहाजा आपने जो सबक पढ़ना है
अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके तमाम पहलुओं को अपने ज़हन नशीन रखना है। दूसरी जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि मारूज़ी कोशिश करें कि जिसका वाज़ेह जवाब होता है, इस तरह की चॉइस करें खुद ही। तो हर सबक में से आप 20 से लेकर 50 तक मारूज़ी अंडरलाइन कर दें, कम से कम जो अहम हो सकते हैं। तौक़ीर अदब में मौजूद है फ़हरिस्त, वहाँ से आप तैयार कर लें, ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा कह सकते हैं कि जश्न में मुरतब किए गए। मारूज़ी इसमें कैसे आ सकते हैं? सबसे तो 3-4 आपके मारूज़ी बन सकते हैं सबक तारुफ में से। सबसे पहले क्या है, मसलन मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम का मुसन्निफ़ कौन है? 3-4 ऑप्शन होंगे, आपने शिबली नुमानी याद रखना है। या ये सवाल आ सकता है कि शिबली नुमानी का निसाब सबक शामिल है, तो उसमें भी उल्टा करके ऑप्शन हो सकता है, आपको सबक का नाम पता होना चाहिए। तीसरा ये सवाल हो सकता है, मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम सिनफ़ नस्र के एतबार से क्या है? फिर चौथा सवाल हो सकता है, शिबली नुमानी का साल पैदाइश क्या है? पूछा जा सकता है उसका साल वफ़ात क्या है? फिर ये पूछा जा सकता है कि शिबली नुमानी किस सदी के शायर थे? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक किस अंदाज से एक शख्सियत के बारे में 5-5 सवाल निकल सकते हैं। अलीगढ़ से अलहदगी के बाद उन्होंने किस इदारे की बुनियाद रखी? दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद रखी। तो अब मसलन इसी उनकी किताबों के नाम आखिर में लिखे होते हैं, हर मुसन्निफ के तारुफ के आखिर में किताबों के नाम लिखे होते हैं। जैसे सीरत नबी लिखा है, अल फारूक, अल मामून, अल गज़ाली, सीरत नौमान, शेरुल अजम वगैरह। अब सवाल ये आ सकता है कि अल मामून के मुसन्निफ कौन है? तो याद रखें कि फेडरल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक मुख्तसर सवाल नहीं आएगा कभी भी तारफ से। तारफ से आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आएगा, वो भी एक सबक में से। तो तारफ को पढ़ लें, उसकी अहम चीज़ों को नोट कर लें, बार-बार देखते रहें, लेकिन उम्मीद आपने 1 नंबर से ज़्यादा नहीं रखनी एक तारफ में से। फिर आप उसके बीच में जब जाएँगे तो मश्क जो आखिर में लिखी होती है उसमें मसलन 5 सवाल आते हैं इस पहले में। एक ये करना है कि पहले तो सबसे पहले तरजीहन ये 5 सवाल आप तैयार कर लें, जो आपकी मश्क में, चूँकि एक उस्ताद है जो पेपर बनाता है, तो वो सबसे पहले मश्क में खुद जाएगा। अगर उसको कोई मश्क का सवाल मुतमईन नहीं कर सकेगा, मेयारी नहीं है, तो तब वो उधर जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन उसका यही। जी वालेकुम। तो इस तरह मश्क के अंदर जितने भी सवालात हैं, इनको आपने तरजीह देनी है। सबसे पहले मश्क के सवालात तैयार कर लें। यानी कि अगर रेशो मुझसे पूछते हैं तो उस्ताद जो सवाल उठाएगा 70% समझने चांसेस यही है। आपने पहले मरहले में मश्क के सवालात ओके कर लें। जब वो ओके हो गए, उसके बाद आपके पास आपने इज़ाफ़ी सवालात है, उनका इंतखाब करना है। क्या चीज़ अहम हो सकती है? मसलन पहले सबक में डॉक्टर स्प्रिंगर का कोई नाम नहीं आया, ना ही उसकी कोई बात हुई है। लेकिन उसका यहाँ सबक में ज़िक्र है, डॉक्टर स्प्रिंगर ने तखमीना लगाया अस्मा और रजाल के बारे में, 5 लाख मशहूर आलमों का हाल मिल सकता है वगैरह वगैरह। तो अब ये सवाल बन सकता है, आप इसको अंडरलाइन कर इस पर सवाल बनाकर इसको अलहदा कर लें। तो दोबारा जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये कि सबसे पहले आप मारूज़ी तैयार करें। एवरेज कितनी होनी चाहिए? 20 से लेकर 50 तक आप मारूज़ी सबक में से देखें। कुछ मसाले भी मैंने आपको दिए कि कैसे आ सकते हैं। फिर ईसा नस्र के मश्की सवालात तैयार करें।
और तीसरे स्टेप में आपने तैयार करना है मश्क के सवाल के इजाफी सवाल। हर सबक के आखिर में आपको हिस्सा ग्रामर नजर आएगा। आप जब हिस्सा नसर तैयार कर रहे हो ग्रामर को छोड़ दें ताकि आपका जहन एक तरफ ही रहे। इस तरह आपका नसर का पूरे असबाक जब मुकम्मल हो जाएंगे फिर आपने हिस्सा ग्रामर को जब तैयार करना है तो मसलन रमूज़ औकाफ है आपके सिलेबस में। अब रमूज़ औकाफ मुख्तलिफ असबाक के आखिर में डिवाइड हुए हुए हैं। 3-4 का एक जगह जिक्र है, 3-4 का उधर है, लेकिन जब आप वो तैयार करेंगे वो आपके गठे तैयार हो जाएंगे। मश्क के साथ आप कर दे तो आपके लिए ज़हन आपका जो है ना वो उसको यकसा रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए उसको अपने ग्रामर का ये है कि आपको पता होना चाहिए ग्रामर का सिलेबस क्या है। दोबारा आप अपने सिलेबस की लिस्ट में ग्रामर का पोर्शन लिख लें। जब ग्रामर आप तैयार कर रहे हो तो आपने कोशिश करें या नोट्स आपने जो बनाए हैं उनका सहारा लें, तौक़ीर अदब का सहारा लें, या दोबारा इन चीज़ों को यकजा करें जो आपके पास पीडीएफ फाइलें आई हुई हैं, कोई और चीज़ डाउनलोड आपने की हुई है। क्योंकि किताब के अंदर कहीं पर भी ग्रामर अलग से नहीं लिखी हुई, एक तकसीम है, तो उसको बार बार सफ़ों में इधर उधर जाना आपको याद नहीं रहेगा। और फिर बिलखुसूस आजकल जब सिलेबस ही आपका कम हुआ है तो हमसे भी अगर आप पूछेंगे ना कि ये चीज़ है सिलेबस में नहीं तो देखे बगैर नहीं बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस रूटीन से हटकर है। तो आप अपने सारा सिलेबस लिख कर जो जहाँ आप पढ़ते हैं सामने दीवार पर चिस्पा कर दें सिलेबस उर्दू का। और ये जो अपनी किताब पर आपने टिक लगाए हैं या क्रॉस किए हैं इसको भी बाज़ औक़ात गलती हो सकती है। तो नई फहरिस्त मुरतब करें, असबाक के नाम, नज़्मों के नाम, गज़लों के नाम आप लिख लें। उसके बाद दूसरे मरहले में आपने ये करना है कि ग्रामर का लिख लें क्या हमने पढ़ना है और इंशाइया की क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। फिर आपकी सही तैयारी होगी। एक चीज़ मैं अक्सर बताता रहता हूँ, आप दोबारा सुन लें, चूँकि ओवरऑल पेपर के को सामने रखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह तैयारी करनी है। वो ये कि फेडरल बोर्ड में एक वर्कशॉप हुई असातिज़ा की पेपर मार्किंग के दौरान। हम तकरीबन 100 टीचर थे फेडरल बोर्ड में जिन्होंने मार्किंग के लिए जिनको बुलाया गया था। फेडरल बोर्ड वालों ने एक छोटी सी वर्कशॉप की जिसमें थोड़ी ब्रीफिंग दी कि ये पेपर ऐसे है, इसका ये जवाब हो सकता है, इसका ये हो सकता है। ब्रीफिंग देने के बाद यानी कि ब्रीफिंग देने के बाद कि इसके इतने नंबर देने हैं, इसके इतने देने हैं, इसका नंबर काट सकते हैं, इसका काट नहीं सारे सवाल थे। इस नसर के 3 सवाल आएंगे, 3 नंबर का सवाल आएगा जो होता है, वैसे तो 12 सवाल है। अब उन 12 सवाल सॉरी मुख्तसर सवाल आते हैं जिसमें चारों पोर्शन शामिल है, नज्म के, गजल के, नसर के। तो ऑप्शन सारे पोर्शन के अलग अलग उसमें चॉइस मौजूद है। उन्होंने ये भी बता दिया कि इमला की गलती यानी कि 2 से ज्यादा गलतियों के नंबर नहीं आप काट सकते, यानी कि इससे ज्यादा नंबर नहीं काट सकते आप इमला के। मसलन एक स्टूडेंट के एक इमला की गलती का मसलन आधा नंबर है तो आप एक सवाल में से ज्यादा एक नंबर काट सकते हैं इमला के, यानी 2 गलतियां। बाकी अगर उसकी गलती है तो उसके सेंस को समझे, इमला को छोड़ दे, उसने वो कहना क्या चाहता है। नहीं तो इस तरह इमला की गलतियां निकालें तो 3 में से माइनस में नंबर चले जाएंगे। तो खैर उन्होंने रूल सारे बता दिए। उसके बाद असातिज़ा को पेपर, एक स्टूडेंट का पेपर फोटो कॉपी कराकर 100 स्टूडेंट्स को टीचर्स को दिया, एक ही पेपर। अब जब पेपर आपने चेक करके उनको जमा करा दिया तो बाद में उन्होंने बताया कि एक उसका नतीजा निकाला। उन्होंने कहा कि जिन असातिज़ा ने 80 से ज्यादा नंबर दिए ना
इस बच्चे को वो यहाँ तशरीफ रखें, और जिन्होंने 60 से कम दिए वो भी तशरीफ रखें। और फिर उन्होंने बताया कि ये इसी बच्चे को बाज़ असातिज़ा ने स्टिक मार्किंग इतनी की है कि 40 नंबर भी दिए हुए, और इसी बच्चे को बाज़ इतने ही दरिया दिल असातिज़ा थे जिन्होंने 80 प्लस नंबर दिए हुए, 85 तक दिए हुए नंबर। तो जो थे दरमियान वाले के एवरेज में, राउंड में, लेकिन 10 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बाद में कह रहा था कि जिन असातिज़ा की मार्किंग स्टैंडर्ड करार दी गई उनमें भी 10 से 15 नंबर का फर्क था। लिटरेचर एक ऐसी चीज है जिसमें चेक करने वाले को एक जुमला भी पसंद आ सकता है, कोई एक बच्चे का राइटिंग भी पसंद आ सकती है, कोई अंदाज पसंद आ सकता है, तो वो उसको नंबर दे सकता है। और दुनिया का कोई कानून उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि इसे नंबर क्यों कम दिए। उसको कोई जवाब वो मुतमईन ना हो तो एक लाश ऊपर लिखेगा मुबहम, ये जवाब वाजे नहीं है, बस। अब वो कहता है मुझे समझ नहीं आई, बेशक और समझ आए, इसका मतलब स्टूडेंट समझाने से नाकाम रहे। तो रीचेकिंग भी जो बच्चे बड़ा भरोसा करते हैं उसमें से रिकाउंटिंग होती है। अब इन सब चीज़ों का हल क्या है? इसका हल ये है कि मुख्तलिफ मजाज, मुख्तलिफ अंदाज वाले उस्ताद होते हैं। आपका पेपर किसके पास जाता है कोई ज़रूरी नहीं है। असातिज़ा को जितने भी वर्कशॉप कर लें उनका मजाज कभी यकसा नहीं हो सकता। तो उस पर तो मैं सीधी बात यह है कि मैं कहता हूँ कि बच्चों को मेहनत के बाद जो दूसरी चीज़ हमारी बनती है वो दुआ है। जब पेपर देने जाएं 10-20 पेपर का सदका दें, ताकि आपका पेपर किसी अच्छे आदमी के पास जाए। अच्छे से मुराद ये है कि कम से कम बहुत सख्त मार्किंग करने वाला ना हो। तो ये सारी चीजें भी गुड लक में शुमार होती हैं, कोई माने या ना माने। तो अल्लाह पे भरोसा भी रखें कि दुआ को भी साथ रखें। अपने जिंदगी को मेहनत के साथ ये दूसरी चीजें भी कामयाबी की होती हैं। खाली हर चीज हमारी 2 जमा 2 कामयाबी के साथ नहीं होती। इसमें कुदरत का जो फजल होता है उसकी भी तलाश करनी चाहिए कि कहाँ से हमें मिलेगा। तो बहरहाल आप ईसा नसर के ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तैयार करें, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा सबसे। और साथ साथ ईसा नसर में जो अकसाम आपको बताई हैं, पढ़ते हुए आपको पता होना चाहिए सबक किस सिनफ से नसर के साथ है, उससे ज़रूर करें। मुसन्नफ़ की सदी का पता होना चाहिए, मुसन्नफ़ की मशहूर किताबों का पता होना चाहिए, उसका साल पैदाइश और वफात का हो जाए तो और ही अच्छी बात है। तो यहाँ तक अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई सवाल है? नहीं सर।